हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक कैटलिस्ट्स। एसिमेट्रिक कैटलिस्ट का मतलब रहता है कायरल कैटलिस्ट। जैसा आपने कायरल कंपाउंड पढ़ा होगा वैसे ही कायरल कैटलिस्ट। ये बताऊंगा मैं कायरल कैटलिस्ट क्या रहता है। कायरल कैटलिस्ट हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में ताकि वहां पे कायरल कंपाउंड बन जाए। क्या बन जाए? कायरल कंपाउंड। और स्पेसिफिकली एक कायरल कंपाउंड बन जाए, स्पेसिफिकली वन कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाए। समझ में आया ना? तो स्पेसिफिकली वन बनाने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ में ए बी सी डी, ये इन सब का रिएक्शन करा रहे हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको। ये जो रिएक्शन होगी ना, ये रिएक्शन इस तरह होती है। ये मान लो ये सेंटर, इसके यहां पे होगा ए, यहां पे होगा सपोज बी, यहां पे होगा सपोज सी, और यहां पे होगा डी। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल, इसमें इस सेंटर पे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है और एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाता है। ये सपोज टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जो ये सेंटर, ये वाला सेंटर, ये है एसिमेट्रिक सेंटर, या मैं बोलूंगा इसको कायरल सेंटर। कायरल सेंटर जिस मॉलिक्यूल में रहता है, जो मॉलिक्यूल कायरल रहता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ये हमने पढ़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब सिर्फ ये अकेला नहीं बनेगा, बल्कि इसका दूसरा एक भाई भी बनेगा, दूसरा एक मतलब ऐसा ही मॉलिक्यूल जो इसका बिल्कुल मिरर इमेज होगा। वो मिरर इमेज ऐसे बनेगा, इस तरह। यहां पे ए है, ठीक है, ये है बी, ऐसे बनेगा। यहां पे होगा सी, ठीक, और यहां पे डी। अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे, ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। तो जब भी हम जनरल सी रिएक्शन करते हैं, जनरल रिएक्शन जो रहती है, जनरल रिएक्शन यानी जो आम रिएक्शन रहती है, उस रिएक्शन में एक आइसोमर नहीं बनता, बल्कि दोनों बनते, दोनों मिरर इमेजेस बनते हैं, दोनों एनेंशियोमर्स बनते हैं। और इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। यानी यहां पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। तो जनरल रिएक्शन में या जनरल सिंथेसिस में बोलूंगा मैं, सिंथेसिस में जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं, तो उस सिंथेसिस में इस तरह एक मिक्सचर बनता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रहती है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब रहता है कि पर्टिकुलरली वन कंपाउंड बनाना, यानी सिंथेसिस ऑफ वन एनेंशियोमर, पर्टिकुलरली वन एनेंशियोमर बनाना। दूसरा भी थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन एक्सेस में एक बन जाता है, उसको हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। अगर आपको एनेंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें मेरा एक लेक्चर है एनेंशियोमेरिक एक्सेस, वो पढ़ लेना वहां से, ठीक है। यानी पर्टिकुलरली वन कंपाउंड बन जाता है वहां पे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में। जनरल सिंथेसिस में क्या बन जाता है? ये मिक्सचर। अब देखो, अगर हमें ड्रग्स बनाने हो, ड्रग्स यानी कोई मेडिसिन बनाना हो, या फार्मास्यूटिकल्स में अगर हमें सिंथेसिस करनी हो, तो फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन में क्या होता है, वहां पे एक एनेंशियोमर काम करता है, मतलब ड्रग के खिलाफ लड़ता है, सॉरी बीमारी के खिलाफ लड़ता है, दूसरा नहीं लड़ता। जैसे अगर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूं, सिस्प्लेटिन, नाम सुना होगा आपने। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर है, लेकिन अगर आप ट्रांसप्लेटिन लेंगे, ट्रांसप्लेटिन ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह से जो शुगर पेशेंट्स रहते हैं, शुगर पेशेंट्स को हम शुगर देते हैं, लेकिन हम उनको देते हैं एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज वो उनकी बॉडी जो है एसिमुलेट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी डी ग्लूकोज एसिमुलेट करती है, इसको एसिमुलेट नहीं कर पाती, तो इससे इनको शुगर नहीं होता। इस तरह जो
नेचुरल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, वो रहते हैं एल अमाइनो एसिड्स। जो हमारे पास में शुगर रहता है वो मतलब ग्लूकोज रहता है, वो डी ग्लूकोज रहता है। समझ में है ना? तो यानी पर्टिकुलर एनोनिशोमर रहता है, जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे के एनोनिशोमर्स हैं। लेकिन बॉडी हमारी डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, एसिमिलेट करती है, लेकिन एल ग्लूकोज को नहीं कर पाती। इस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि सिस्प्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन वहीं पे वही मॉलिक्यूलर फार्मूला का दूसरा कंपाउंड, लेकिन ट्रांसफॉर्म में वो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकते। समझ में आया ना? इतना तो क्लियर है। यानी हमें एक एनोनिशोमर की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर एनोनिशोमर, खासकर ड्रग्स के लिए यानी मेडिसिन के लिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जोर देती हैं कि दोनों एनोनिशोमर ना बने, बल्कि एक एनोनिशोमर बने। अब देखो, दोनों एनोनिशोमर अगर बने तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, सबसे पहले सपोज हमने इसके लिए 10 ग्राम, ये सबके लिए 10 ग्राम, इसमें से 5 ग्राम ये बनेगा, 5 ग्राम ये बनेगा। हमें सिर्फ ये चाहिए, सपोज एक्स वाला चाहिए, वाई वाला नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 50% तो यहीं पे वेस्ट हो गया। समझ में आया ना? हमें दो में से एक ही एनोनिशोमर चाहिए, तो एक एनोनिशोमर तो वेस्ट ही हो गया, 50% वेस्ट। उसके बाद इसको प्यूरिफाई करना, अलग अलग करना, समझ में है ना? इस रेसिमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करना, सेपरेट करना, उसके लिए एक तो मेहनत लगेगी, मतलब टाइम लगेगा, उसके लिए केमिकल सॉल्वेंट्स वगैरह लगेंगे, तो उसके लिए कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज नॉन ग्रीन प्रोसेस। और ये जो वेस्ट होता है इसमें, या इसमें जो इतने सारे सॉल्वेंट्स, इतने सारे रिएजेंट्स लगेंगे, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा वो एनवायरमेंटली हैजर्ड्स प्रोसेस है। समझ में आया ना? मैं इसकी बात बोल रहा हूं, जनरल सिंथेसिस की। अब अगर हम पर्टिकुलरली एसिमेट्रिक सिंथेसिस करेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम सपोज एक ही एनोनिशोमर बनाते, वन एनोनिशोमर, तो सबसे पहले हम केमिकल्स का बचत करते हैं, यानी हमें पैसा बचता है केमिकल्स का। तो प्रोसेस जो है वो लो कॉस्ट हो जाता है, लो कॉस्ट। दूसरी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है। क्लियर? और एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलूंगा मैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि जितने कम स्टेप्स लगाएंगे आप, उतने कम केमिकल्स वेस्ट होंगे, उतना एनवायरमेंट में कम प्रॉब्लम जाएगा। समझ में आया ना? और हमें प्योर कंपाउंड मिलता है, प्योर कंपाउंड। इसके लिए हमें टाइम बचता है, मैं बोलूंगा टाइम सेविंग है ये, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग के साथ साथ में एनर्जी सेविंग है, एनर्जी सेविंग प्रोसेस। ठीक? सो एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है ये एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सिंथेसिस या जो जनरल सिंथेसिस है, उसके कंपैरिजन में ये मैं बोलूंगा ये ग्रीन है, ये ऑलरेडी ग्रीन प्रोसेस है। क्या ये ग्रीन? सो इट इज ग्रीनर बोलूंगा मैं, ग्रीनर देन कन्वेंशनल मेथड। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। एनोनिशोमर्स का जो मिक्सचर रहता है, जिसको मैं बोलूंगा रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर के एनोनिशोमर्स को अलग अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड, रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। शाबाश। अब हमें यह पता चला कि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, क्या है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस, उसमें पर्टिकुलरली वन एनोनिशोमर बनता, वन एनोनिशोमर, वो भी एक्सेस में बन जाता है, और दूसरा थोड़ा बहुत बन जाता है लेकिन कम बन जाता है, और हमें बहुत सारा केमिकल्स बच जाता है, बहुत सारी एनर्जी बच जाती है, बहुत सारा टाइम बच जाता है इससे। ठीक है? क्लियर? अब ये एक पर्टिकुलर एनोनिशोमर बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम एसिमेट्रिक कैटलिस्ट्स का भी यूज करते हैं, यानी हम कैटलिस्ट ही लेते हैं, एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। ये एसिमेट्रिक कैटलिस्ट का क्या काम है?
ये जो हम रिएक्शन में डालते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर की तरफ डायरेक्ट करता है रिएक्शन को, यानी उस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर जल्दी बन जाता है, फास्ट बन जाता है, दूसरा जो एनेंशियोमर है वो पीछे रह जाता है। और अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे और एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर जल्दी फास्ट बन गया तो जब रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो दूसरे जो एनेंशियोमर है उसको बनने के लिए रिएक्टेंट नहीं बचता, उसको बनने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उससे हमें एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर मिल जाता है। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये एसिमेट्रिक कैटलिस्ट या एसिमेट्रिक कैटालिसिस जिसे मैं कहूंगा, क्या ये नया फील्ड है तो ये नया, लेकिन ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत पुराना मेथड, पर पहले से ये मौजूद है। मैं बोलूंगा ये कितना पुराना है, जब कायरलिटी का कॉन्सेप्ट आया, कायरल मॉलिक्यूल्स का जब कॉन्सेप्ट आया, उस टाइम पे ये भी उसी टाइम पे जीन बाप्टिस्ट बायोट ने जब कायरलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट दिया, उसी टाइम पे ये भी आया था। एसिमेट्रिक कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी उसी दौरान आया था। ठीक, अब यूज कब किया गया था? मैं अगर बोलूंगा पहले बोलूंगा मैं फर्स्ट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, सबसे पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस जिसमें पर्टिकुलरली एक एनेंशियोमर बनाया गया एक्सेस में, वो किया था, उसका नाम था विली मॉकवाल्ड बोलते थे उसको। ठीक है, इसने दिया था। इसने कब दिया था? इसने दिया था 1900 इसने दिया था 1905 में, 1905 या 9 है कुछ ऐसा, हमें डेट से ज्यादा या नहीं, मतलब 1900 के आसपास दिया था। इसने क्या किया, मतलब इसने जो पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस की, पहली बार कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनाया, एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर बनाया, तो वो क्या था? इसने लिया 2-methyl, ठीक है, मेलोनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इसका इसने किया डिकार्बोक्सिलेशन। क्या किया? डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें जो CO2 ग्रुप है, COH है ना, COH, इसमें CO2 ग्रुप निकालना, उसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन किया इसने, और इसके लिए इसने यूज किया ब्रूसीन। ये नेचुरल है, ब्रूसीन एज कैटलिस्ट। ये है एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, ब्रूसीन नेचुरल प्रोडक्ट है ये एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, ये इसने यूज किया। तो इसे एक जो प्रोडक्ट मिला, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलरली एल प्रोडक्ट मिला, या मैं बोलूंगा लीवो प्रोडक्ट, लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट। देखो, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, हमारे जनरल रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास में सपोज एक एल प्रोडक्ट, या मैं बोलूँ एक लीवो कंपाउंड है, दूसरा एनेंशियोमर उसका डेक्स्ट्रो है, तो आम रिएक्शंस में लीवो डेक्स्ट्रो बराबर अमाउंट में मिल जाते हैं, यानी वहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। समझ में ना? लेकिन इसने जो ये डिकार्बोक्सिलेशन की, इसमें इसको पर्टिकुलरली एक कंपाउंड मिल गया, और वो कंपाउंड क्या था? वो था लीवो प्रोडक्ट, यानी इसमें डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट नहीं मिला, इसलिए इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये थी सबसे पहली एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो 1905 में की गई। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद में बहुत सारे रिएक्शंस आ गए, बहुत सारे जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है वो किए गए, और 2001 में एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब मिला? मैं बोलूंगा 2001 का जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो किसके लिए मिला? वो मिला एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए, यानी एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर बनाना, मतलब ओनली वन एनेंशियोमर बनाना, दूसरा नहीं बनना चाहिए, ऐसी कोई सिंथेसिस डिजाइन करने को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस। और ये किस किस को मिला, ये थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। एक था इसमें
विलियम एस नोबल्स, या नोवलीज बोल सकते आप इसको। दूसरा था नयूरी, नयूरी नाम सुना होगा उसको बोलते हैं रयोजी नयूरी भी बोलते हैं, या आर नयूरी लिखूंगा मैं, नयूरी सिंथेसिस आपने सुना होगा नाम, ठीक। और है एक बहुत ही मशहूर, उसको बोलते हैं शार्पलेस, शार्पलेस, ठीक है, शार्पलेस या बेरी शार्पलेस, के बेरी शार्पलेस बोलते हैं उसको, के बेरी शार्पलेस। ये बहुत ही मशहूर है शार्पलेस सिंथेसिस, आपने एसिमेट्रिक सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। तो इन सब को मिला ये नोबेल प्राइज, किसके लिए? एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए। इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने किस चीज के लिए इनको मिला था? एक्चुअली इन्होंने एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन की थी मॉलिक्यूल्स की। मैं बताऊंगा कुछ, एक रिएक्शन बताऊंगा मैं। एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन इनने की थी। तो एक रिएक्शन में बताऊंगा मैं जिसमें हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट आपको मालूम है, वो हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। ये सब शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये एक एग्जांपल लेता हूं, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप है, ये है CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो ये इस डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करनी है, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। और ये RHCl जो है, ये इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? विल्किंसन कैटलिस्ट। अब ये मैं बनाऊंगा मैं थोड़ा, ये है RH, यहाँ पे L, यहाँ पे Cl, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। समझ में आया ना? अब देखो ये करेगा हाइड्रोजनेशन। अगर ये सिंपल L रहेगा ना, मतलब कोई नॉर्मल PPH3 मान लो, अगर ये PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है L, तो उस सूरत में क्या होगा, ये हाइड्रोजनेशन होगी यहाँ पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे भी ये बनाएगा CH3, यहाँ पे होगा H। तो ये जो सेंटर बन गया यहाँ पे, इस सेंटर पे 4 डिफरेंट ग्रुप से, इसको लिखूंगा मैं स्टार, इसको बोलूंगा मैं ये एसिमेट्रिक सेंटर है या कायरल सेंटर है। अब एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है कि इसमें 2 एनंशियोमर बनने के चांसेस है, यानी 2 मिरर इमेज मॉलिक्यूल बनने के चांसेस है। लेकिन अगर हम इसमें ये कैटलिस्ट डालेंगे और इसमें जो L है, ये L मींस लीगेंड, ये L हम रखेंगे P यानी फॉस्फोरस, उसके साथ में फिनाइल ग्रुप, ठीक, और फिर मिथाइल ग्रुप CH3 और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी 3 डिफरेंट ग्रुप्स, और चौथी तरफ क्या है, रोडियम। तो ये बन गया एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे। तो उस सूरत में ये बन जाता है एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। और ये एसिमेट्रिक कैटलिस्ट इसमें एक पर्टिकुलर 1 एनंशियोमर बनाता है, 1 एनंशियोमर। इन हाइड्रोजनेशन तो होती है लेकिन 2 एनंशियोमर नहीं बनते। यहाँ पे चांसेस है 2 के बनने के, लेकिन इस कैटलिस्ट की वजह से यहाँ पे एक ही एनंशियोमर बनता है, उसको बोलता हूं, इसीलिए मैं इसको कहता हूं एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, दूसरी एग्जांपल, वो ये है। अगर हम ये लेंगे, मान लीजिए एक कीटो ग्रुप है, ये कीटो ओपन भी रह सकता है, जैसे सिंपल कीटोन, या फिर साइक्लिक कीटोन भी रह सकता है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये डैश का मतलब ये यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये डैश का मतलब ये रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, यानी ये ऐसे, ये हमने फिक्स नहीं किया। इसका रिएक्शन अगर मैं लगाऊंगा एल्डिहाइड के साथ, ये मान लो ये है एल्डिहाइड, समझ में आया? मैं एक बेंजल्डिहाइड लूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। और यहाँ पे आर ग्रुप मीन्स कोई भी जनरल ग्रुप, और ये कहीं पे भी हो सकता, आर्थो पैरा मेटा कहीं पे भी, इसलिए मैंने इसको सेंटर के साथ जोड़ दिया। इसके साथ लगाएंगे कैटलिस्ट। क्या लगाएंगे? कैटलिस्ट। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है
एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, वो ऐसे मिलता है। क्योंकि हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया? एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। याद रखना क्या यूज किया हमने? एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। ये पॉइंट और ये मिल जाता है, यानी यहां से हाइड्रोजन निकलता है बाहर और ये बनता है ऐसा, ये है सी, यानी ये वाला सी, और इसके साथ में जुड़ जाता है ये OH ग्रुप, राइट, OH ग्रुप, ये हमारी तरफ आ रहा है OH ग्रुप, और ये है दूसरी तरफ ये बेंजीन रिंग, ये वाला, और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके साथ में जो हाइड्रोजन है ये जा रहा है पीछे। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, इस सेंटर को, ये वाला जो सेंटर, ये है कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 एनंशियोमर्स बनने के चांसेस है। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली 1 एनंशियोमर बनता है विद 99% एनंशियोमरिक एक्सेस, 99% एनंशियोमरिक एक्सेस मिलता है इसमें। एनंशियोमरिक एक्सेस अगर आपको समझना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना एनंशियोमरिक एक्सेस क्या होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन आसान है। अब देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रहती है वो ऑलरेडी ग्रीन रहती है, लेकिन यहां पे इस रिएक्शन को ज्यादा ग्रीन बनाया गया, ग्रीनर। क्यों ग्रीनर बनाया गया? इसमें जो इसने टेक्निक यूज की वो की इसने बॉल मिलिंग। क्या की? बॉल मिलिंग। बॉल मिलिंग भी अगर पढ़ना हो तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। बॉल मिलिंग में क्या होता है? उसमें मतलब मैकेनिकल एनर्जी लगती है, उसमें आपको हीट वगैरह नहीं देनी पड़ती। और बॉल मिलिंग में रोटेशंस काउंट होते, उसने 200 to 400 रोटेशंस पर मिनट यूज की इसमें। और ये रिएक्शन इसने की सॉल्वेंट फ्री, सॉल्वेंट फ्री, ये सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन है, इसमें कोई सॉल्वेंट भी नहीं लगता, तो मैं बोलूंगा फिर ये ग्रीन रिएक्शन है। समझ में आया? इसको समझना। अब सॉल्वेंट फ्री भी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैटलिस्ट क्या यूज किया? कैटलिस्ट इसने यूज किया एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, और वो एसिमेट्रिक कैटलिस्ट क्या था? वो था ऑर्गेनो कैटलिस्ट, यानी एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जिसका नाम है एल प्रोलीन। नाम तो सुना होगा है ना, एल प्रोलीन बोलते इसको। क्या कहते हैं इसको? एल प्रोलीन। एल प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, प्रोलीन, ये एसिमेट्रिक कैटलिस्ट है, ये है एल प्रोलीन, ये इसने यूज किया। क्लियर? ये समझ में आया? तो इसमें 99% मतलब एक एनंशियोमर मिल गया, पर्टिकुलर एनंशियोमर। इसने सॉल्वेंट यूज नहीं की, हीट यूज नहीं की, तो मैं बोलूंगा ये जो है ये ग्रीनर एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, राइट। अब देखो, अब मैं और एक कैटलिस्ट दिखाता हूं आपको जो एसिमेट्रिक कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट मैंने बायोमिमेटिक जो सिंथेसिस है उसमें, या बायोमिमेटिक मल्टीफंक्शनल जो कैटलिस्ट है उसमें भी डिस्कस किया, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लगे तो वहां पे भी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपको दिख रहा ना ये मॉलिक्यूल, ये वाला, इसको हम कहते हैं जैकोब्सन सेलन क्रोमियम क्लोराइड प्री कैटलिस्ट। अगर मैं क्लोराइड हटा दूं और यहां पे N3 लगा दूं तो मैं बोलूंगा इसको सेलन क्रोमियम एजाइड कैटलिस्ट। समझ में है ना? ये याद रखना। इसकी लगे तो आप स्नैपशॉट भी ले लो इस कैटलिस्ट का। इसमें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स है ये वाले, जिनमें ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ में जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्रोमियम के साथ में, नाइट्रोजन क्रोमियम के साथ में। और ये जो 2 ग्रुप्स है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स, दीज आर 2 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। इसको बोलते हैं जैकोब्सन सेलन क्रोमियम क्लोराइड प्री कैटलिस्ट। इसको याद रखना। मैं आगे में सीधा सेलन ही यूज करूंगा, ठीक। अब अगर मैं ये सेलन कैटलिस्ट लूं, सेलन क्रोमियम क्लोराइड कैटलिस्ट, लेकिन RR फॉर्म वाला, इसमें SS फॉर्म और RR फॉर्म अलग अलग बनते हैं, ये RR फॉर्म लेता हूं मैं, ठीक है। रेक्टस रेक्टस, दूसरा है सिनिस्टस सिनिस्टस, ये याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और ये है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड जो ना, इनकी रिंग हमें ओपन करनी है और रिएक्शन लगानी है ट्राईमिथाइल सिलाइल एजाइड, ये N3 है,
ट्राइमिथाइल सिलाइल एजाइड के साथ में। समझ में ना, यानी इसमें ये जो ग्रुप है N3 ग्रुप, ये एक तरफ एंटर होगा और दूसरी तरफ बनेगा OH। जैसे यहाँ पे ये रिंग ओपन हुआ, इधर से ब्रेक हुआ, यहाँ पे एजाइड इन, यहाँ पे बन जाएगा OH, ये बन गया। ये रिएक्शन हम कराते हैं डाइमिथाइल ईथर में और मिथेनॉल में, याद रखना। और इसमें पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड है ये, जिसमें OH ऊपर और एजाइड नीचे पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें ये कंपाउंड 88% एनेंटियोमरिक एक्सेस में मिल जाता है। समझ में, ये एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर हमें मिल जाता है। किससे? सेलेन क्रोमियम क्लोराइड कैटलिस्ट से। तो मैं फिर बोलूंगा जो सेलेन क्रोमियम क्लोराइड कैटलिस्ट है वो एसिमेट्रिक कैटलिस्ट है। समझ में आया ना। अब मैं आपको और एक रिएक्शन दिखाता हूँ, और एक कैटलिस्ट दिखाता हूँ जो हम बनाते हैं। ये रिएक्शन देखो, इसको बोलते हैं हेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन, या मैं बोलूंगा इसको HDA, याद रखना, हेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन। यहाँ पे सॉरी CH3 ग्रुप। डील्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है? डाइन और इन, यानी डाइनोफाइल जिसको आप बोलते हैं, डाइन और डाइनोफाइल आपस में मिल जाते हैं और एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। डील्स एल्डर रिएक्शन में जनरली क्या होता है? एक साइक्लिक रिंग बनता है, वो बनता है होमोसाइक्लिक, यानी उसमें कोई हेट्रो कंपाउंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाती है। इसको बोलते हैं HDA, यानी हेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन। समझ में आया ना। और आपको यहाँ पे ये R दिख रहा होगा, R ऐसे है तो H ऐसे होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर है। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ये एक पर्टिकुलर एनेंटियोमरिक एक्सेस में रहता है, 97% एनेंटियोमरिक एक्सेस। लेकिन कब बन जाता है इतना? जब हम इसमें कायरल कैटलिस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? कायरल कैटलिस्ट। तो मैं इसको बोलूंगा फिर इट इज एसिमेट्रिक हेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन। समझ में आया? ठीक। अब मैं ये समझाऊंगा आपको ये होता कैसे, इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखना, ये जो एल्कीन है ना, ये डाइन, इसका ये स्पेशल डाइन है, इसको इसका नाम भी है, उसको बोलते हैं डेनिश शेफ्स्कीज डाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेनिश शेफ्स्कीज डाइन। अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये होता कैसे है। इसके लिए हम यूज करते हैं कायरल कैटलिस्ट। क्या करते हैं? यूज कायरल कैटलिस्ट। अब ये कायरल कैटलिस्ट है क्या? समझ में आया ना। कायरल कैटलिस्ट है क्या? देखो, इसके लिए हम लेते हैं मिक्सचर। किसका मिक्सचर लेते हैं? एक लेते हैं टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम मैं बोलूंगा OIPR, आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, ये लेते हैं। प्लस इसके साथ में जितना ये लेंगे ना, इसका डबल, मतलब मैं लूंगा 2 मोल्स ऑफ H8 बाइनॉल बोलते हैं इसको, बाइनॉल, H8 बाइनॉल। तो इन दोनों का मिक्सचर जब लेते हैं तब ऐसा होता है। समझ में आया ना। ये होगी एक बात। दूसरी बात, ये जो कायरल कैटलिस्ट है ना, ये आजकल इमोबालाइज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं जो सेलन जो ना ऊपर जो बताया आपको, सेलन क्रोमियम क्लोराइड कैटलिस्ट, इसको आप रिसाइक्लेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रिसाइक्लेबल, यानी बार बार यूज होने वाला। कैसे बना सकते हैं? यानी उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इस कैटलिस्ट को इमोबालाइज किया जाता है। जैसे मीजोपोरस मटेरियल्स पे इसको इमोबालाइज किया जाता है, या क्लेज पे, या सिलिका के साथ में इसको बंद किया जाता है, सिलिका के साथ में इसको बंद किया जाता है इस कायरल कैटलिस्ट को, और ये इमोबालाइज हो जाता है। तो उस तरह से इसकी जो ग्रीननेस है वो और बढ़ जाती है। समझ में आया ना। तो यहां तक ये था एसिमेट्रिक कैटालिसिस, जो मैंने आपको समझाया कि होता कैसा है। तो आई होप ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैं पूरा नहीं बता सकता, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मतलब 2 लेक्चर्स और डालूंगा, तो वो भी देख लेना। मैं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि उतना टाइम नहीं है, लेक्चर भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।